नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले रोज की तरह आपको बताऊं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। ईरान का पानी, तेल, बिजली सब तबाह करने का खौफनाक ऐलान, लेकिन उससे पहले ट्रंप खुद निपट जाएंगे क्या? ईरान में अमेरिकी फौज घुसाने की तैयारी करते ट्रंप को नेतन्याहू का धोखा। लास्ट मिनट पर इजराइल ने क्या गजब कर दिया। ईरान नॉनस्टॉप मार रहा, हूती हिजबुल्लाह भी घुस गए। उधर अमेरिका में ऐसा क्या हो गया कि ट्रंप का हलक सूख गया है? क्या ईरान ट्रंप को मार देना चाहता है? व्हाइट हाउस पर अटैक होगा क्या? खुद ट्रंप ने क्या बता दिया, आज आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा शेयर मार्केट क्रैश, रुपया गिर रहा, सोना चांदी डाउन है। महीने भर में 45 लाख करोड़ का नुकसान कहां जाकर रुकेगा? भारत में क्या हो रहा है, इसका चैप्टर भी खोलूंगा। ईरान वॉर के बीच राहुल ममता का पीएम मोदी पर नया अटैक, क्यों बोले भयंकर भूकंप आने वाला है। 25, 50 और 100 ml की छोटी छोटी बोतलों में पेट्रोल मिल रहा है। पाकिस्तान में कैसे गजब हाहाकार मच गया, आज आपको दिखाऊंगा। ईरान अमेरिका वॉर में ऐसा क्या होने वाला है कि दुबई अबू धाबी को लेकर घबरा गए लोग। शाहरुख खान से लेकर रोनाल्डो तक ने जिस दुबई में इन्वेस्ट किया, वहां युद्ध ने क्या हाल कर दिया, आज आपको दिखाऊंगा। ईरान का ऐसा प्लान, क्या जल जाएगा खाड़ी का तेल? बूंद बूंद पानी को तरसेगा गल्फ, क्या होने वाला है, इसका चैप्टर भी खोलूंगा। और आखिर में हमारा स्पेशल सेगमेंट, सोचा है कभी तौलिए के निचले हिस्से पर अलग तरह की एक मोटी पट्टी क्यों बनी होती है? देखें, ऐसा बना रहता है। सोचें कभी कि ये क्यों बनता है? आज इसके बारे में बताऊं, लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। लोकसभा में आज नक्सलवाद पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि देश अब नक्सल मुक्त हो गया है। उन्होंने कहा कि संविधान को निशाना बनाने वाले नक्सलियों के दिन अब लद गए हैं। अपने संबोधन के दौरान अमित शाह ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी कई बार नक्सल समर्थकों के साथ दिखे हैं। अमित शाह ने कांग्रेस के शासन में देश में नक्सलवाद फैलाने का भी आरोप लगाया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार 10 अप्रैल तक सीएम पद पर बने रहेंगे। नीतीश कुमार के इस्तीफे से जेडीयू के लोग दुखी हैं। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी तो रोने लग गए। उन्होंने कहा कि नीतीश के मार्गदर्शन में ही सरकार चलेगी। नीतीश कुमार के साथ बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने बंगाल चुनाव को लेकर चुनाव आयोग से मुलाकात की है। बीजेपी ने शिकायतों की लिस्ट सौंपी है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद धमकी दे रही हैं और उनकी पूरी टीम ने चुनाव को हाईजैक कर रखा है। सुरक्षा एजेंसीज ने दिल्ली बॉर्डर से आतंकी शब्बीर अहमद लोन को गिरफ्तार किया है। शब्बीर अहमद लश्कर के स्लीपर सेल का सदस्य था। उसने कई शहरों में देश विरोधी पोस्टर लगाए थे। वो आईएसआई के इशारे पर लश्कर का नया मॉड्यूल तैयार कर रहा था। दिल्ली पुलिस ने मैसूर से श्रीनिवास लुइस को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि श्रीनिवास ने सरकारी दफ्तरों, हाईकोर्ट्स और संस्थानों को 1000 से ज्यादा फर्जी धमकी भरे मैसेज भेजे थे। इन मैसेज के जरिए दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही थी। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, ईरान का पानी, तेल, बिजली सब तबाह करने का खौफनाक ऐलान, लेकिन उससे पहले ट्रंप खुद निपट जाएंगे क्या? ईरान में अमेरिकी फौज घुसाने की तैयारी करते ट्रंप को नेतन्याहू का धोखा। लास्ट मिनट इजराइल ने क्या गजब कर दिया। ईरान नॉनस्टॉप मार रहा, हूती हिजबुल्लाह घुस गए। उधर अमेरिका में ऐसा क्या हो गया कि ट्रंप का हलक सूख रहा है? क्या ईरान ट्रंप को मार देना चाहता है? व्हाइट हाउस पर अटैक होगा क्या? खुद ट्रंप ने क्या बता दिया है, आज इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। देखिए, ईरान युद्ध को 1 महीना हो चुका है बॉस। लोग पिस रहे हैं, कमाई पर संकट है, उद्योग व्यापार चौपट हो रहा है, लोगों का पैसा डूब रहा है। जहां जाइए पब्लिक पूछती है, लोग जो मिलते हैं पूछते हैं, क्या लग रहा है सुशांत जी, कब रुकेगा वॉर? अभी सुशांत जी को पता है, भर दुनिया में किसी को पता ही नहीं कि ट्रंप सो के उठेंगे तो क्या बोलेंगे, ट्रंप सोने जाएंगे तो क्या करेंगे, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या केमिकल लोचा है, ये यही व्यक्ति जानता है। और उसके चक्कर में लोगों का पैसा डूब रहा है, मार्केट गोते लगा रहा है, रुपया नीचे जा रहा है। यहां लोग सोच रहे हैं कि कुछ भी करके ये युद्ध जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन जिसे युद्ध खत्म करना है उसे तो मस्ती पे मस्ती सूझ रही। डोनाल्ड ट्रंप के सनकी पने का हाल आप देखिए कि युद्ध को महीना भर हो चुका, 30 दिन में 18-20 बार ट्रंप कह चुके कि ईरान से तो युद्ध जीत गए। 30 दिन में भाई साहब 18-20 बार युद्ध जीत चुके हैं। ट्रंप जिस युद्ध को 30 दिन में 18 से 20 बार जीत चुके हैं, उनके हिसाब से उस युद्ध में अब सेना उतारने जा रहे हैं। अरे भाई, 18-20 बार तो घोषणा कर दी कि मैं जीत चुका हूं, वहां कुछ नहीं बचा है, सब मार दिया है, तो सेना कौन बात का उतारने जा रहे हैं? ट्रंप ने खुलकर कह दिया कि वो सेना उतारकर ईरान के सारे तेल पर कब्जा कर लेंगे।
यानी जो बातें अब तक सिर्फ हवा में चल रही थी उसे ट्रंप ने कंफर्म कर दिया कि ईरान में सेना उतारने से ट्रंप नहीं हिचकेंगे। और आपको याद होगा कि पाठशाला में ये बातें हमने आपको कही थी कि इस आदमी के, इस देश के दिमाग में खाली लूटना है। अमेरिका खाली लूटने निकलता है, दुनिया को यह बता के कि देख भाई मैं तेरे लिए सब कर रहा हूं, कुछ मेरे लिए नहीं कर रहे हो तुम, खाली अपने देश के लिए करते हो। और हमने आपको पाठशाला में कहा था कि 5 दिन का टाइम, 10 दिन का टाइम, ये भाई साहब जो टाइम दे रहे हैं वो इनका ब्लफ है। ये सीधा सीधा तैयारी कर रहे हैं कि पीछे से कैसे सेना घुसा दे। इस बीच में कुछ हो गई सेटिंग गेटिंग तो अलग बात है, लेकिन पूरा प्लान यही था कि सेना घुसाए। और अब ये आदमी वही कह रहा है। क्या ट्रंप हवाबाजी कर रहे हैं ईरान को डराने धमकाने के लिए, या ट्रंप अभी और तबाही लाने वाले हैं, इसकी चर्चा होने लगी। और यह बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि आज ही ट्रंप ने ईरान को नई धमकी दे डाली कि ईरान की बिजली उड़ा देंगे, तेल के कुएं उड़ा देंगे, खार्ग आइलैंड को उड़ा देंगे। ट्रंप की धमकी पर ईरान ने क्या जवाब दिया है? 1 महीने से चल रहा युद्ध क्या अब 1 महीने और चलेगा, या फिर यह महीनों चलता चला जाएगा? ईरान की को लेकर जो ट्रंप की नई धमकी है, उससे क्या पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही मच जाएगी? ईरान के साथ ट्रंप की जो बातचीत हो रही है उसमें क्या प्रोग्रेस है? पाकिस्तान कुछ तीर मार पाया है? क्या बातचीत हो पाएगी? कैसे युद्ध रुक जाएगा? आज ये भी आपको बताऊं। क्या ट्रंप क्या बातचीत करके युद्ध रोकेंगे या अंतहीन तबाही लेकर आएंगे? आज इसका चैप्टर खुलने वाला। इधर ट्रंप ने खौफनाक प्लान बनाया, उधर अमेरिका में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप का गला सूख गया? कैसे युद्ध से ट्रंप की कुर्सी पर बनाई है 80 लाख लोग क्यों ट्रंप के खिलाफ सड़क पर आ गए? क्या ट्रंप की जान को भी खतरा है? ट्रंप के साथ क्या खेला हो गया? उनकी कुर्सी क्या चली जाएगी? क्या ईरान ट्रंप को मार देना चाहता है? व्हाइट हाउस पे सीधा अटैक करेगा क्या? खुद ट्रंप क्या बता रहे हैं? बहुत कुछ है इस पहले चैप्टर में आपको बताने के लिए, लेकिन पहले एक ट्रेलर देखिए। ट्रंप के चक्कर में भर दुनिया फंसी हुई है। 30 दिन से युद्ध चल रहा है, हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन ट्रंप क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यह किसी को समझ में नहीं आ रहा। ट्रंप एक सांस में ईरान का सब कुछ बर्बाद करने की धमकी देते हैं, दूसरी सांस में कहते हैं कि ना बहुत अच्छी बातचीत चल रही। हमारे यहां शेयर मार्केट बंद होने के बाद और उधर अमेरिका में शेयर मार्केट खुलने के कुछ घंटे पहले ट्रंप ने नया बयान दिया। क्या बयान दिया भाई साहब? कि ईरान में अपने सैन्य अभियान को खत्म करने के लिए अमेरिका नई ईरानी रिजीम के साथ बात कर रहा है। ईरान के साथ बातचीत में काफी प्रगति हुई है। अगर किसी वजह से जल्दी समझौता नहीं हो पाता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलता है तो ईरान पर भीषण हमला करेंगे। ईरान के सभी बिजली उत्पादन संयंत्रों, तेल के कुओं और खार्ग आइलैंड को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। यहां हमने अभी तक जानबूझकर हमला नहीं किया था। ईरान के पानी साफ करने वाले प्लांट पर भी हमला कर सकते हैं। हमारा यह प्रतिशोध उन असंख्य सैनिकों और अन्य लोगों के लिए होगा जिनको ईरान ने पुराने शासन के 47 सालों के दौरान बेरहमी से मार डाला था। यानी एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान में नई रिजीम आ गई है जिसके साथ अच्छी बातचीत चल रही है, हो सकता है डील हो जाए। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जल्दी डील नहीं हुई तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर नहीं खुला तो ईरान के तेल के कुएं जला दूंगा, पावर प्लांट फोड़ दूंगा, पानी के प्लांट तबाह कर दूंगा। वो बच्चों को मार के स्कूल में मन नहीं भरा तुम्हारा, पानी के प्लांट फोड़ दोगे तुम। आप सोचिए अमेरिका कैसा देश है बॉस। ये अमेरिकी कभी कभी भारत को ह्यूमन राइट्स के मामले में समझाने के लिए ज्ञान देने आते हैं कि अपने यहां ह्यूमन राइट्स देखो। तुम्हारा ह्यूमन राइट्स कहां जाता है भाई? ईरान में बच्चे मार दिए तब तुम्हारा ह्यूमन राइट्स मर गया था। ईरान में तुमने लोग मार दिए भाई। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि वहां पे लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पे कट्टरपंथी लोग जो हैं वो लोगों को परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं, रिजीम चेंज होना चाहिए। अरे वो लोग जितने कट्टरपंथियों से नहीं मारे उससे ज्यादा तो तुमने 30 दिन में मार दिए। तुम्हारा बम ये देख के तो नहीं गिर रहा कि यहां गिरता हूं, यहां सब कट्टरपंथी हैं, वहां पर विरोध करने वाले थे, वहां नहीं फटूंगा मैं। क्या करता है तुम्हारा बम? वहां पे जाके चेक करता है, आईडी चेक करता है कि लाओ तुम कट्टरपंथी हो कि तुम जो है इन कट्टरपंथियों के खिलाफ विरोध कर रहे थे। वो तो फट रहा है, ईरानियों को मार रहा है और ये कह रहे हैं अब मैं पानी भी मार दूंगा, बिजली भी मार दूंगा, तेल भी मार दूंगा, सब खत्म कर दूंगा, ईरान को खत्म कर दूंगा। ये तुम ईरान को पूरा खत्म कर दोगे
पानी खत्म कर दोगे तो कौन बात का उन लोगों के लिए को बचाने निकले थे जो कि कट्टरपंथियों से परेशान थे, वो नहीं मरेंगे उसमें। युद्ध में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक नहीं होता है बॉस, इसके लिए इंटरनेशनल कानून है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से बने हुए हैं। लेकिन ट्रंप और अमेरिका को कुछ समझ में आ रहा है, कह रहे सब तबाह कर दूंगा और दुनिया शांत बैठी हुई है। सबको एक साथ उठ के खड़े होकर बोलना चाहिए कि कैसे तुम मार दोगे जी। ट्रंप खुद को दुनिया का शहंशाह समझने लगे, कहीं भी अटैक कर देंगे सोच रहे हैं, किसी का तेल कब्जा लेंगे, किसी के यहां सरकार बदल देंगे, जितना मन पब्लिक मार देंगे। लेकिन ईरान में ट्रंप जो चाह रहे हैं वो 30 दिन में तो अब तक नहीं हो पाया, इसलिए ट्रंप को भयंकर आग लगी और उनको पता है कि अगर वो ईरान में जीत कर निकलते हुए नहीं दिखे तो उनकी कुर्सी चली जाएगी। आज ट्रंप ने ईरान पर समझौता करने के लिए दबाव डाला है और कहा है कि डील नहीं की तो ईरान के पावर प्लांट, तेल के कुएं सब तबाह कर दूंगा, खार्ग आइलैंड नष्ट कर दूंगा। लेकिन यही ट्रंप एक दिन पहले बोल रहे थे कि उनकी दिलचस्पी ईरान के तेल पर है। ट्रंप ने कहा था कि ईमानदारी से कहूं तो मेरी पसंदीदा चीज है ईरान का तेल लेना, लेकिन अमेरिका में कुछ बेवकूफ लोग कहते हैं कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि हो सकता है कि हम खार्ग आइलैंड पर कंट्रोल कर लें, इसका मतलब हमें कुछ समय तक वहां रहना पड़ेगा। यानी सीधे सीधे सारा तेल का खेल है, इनको सिर्फ पैसा, तेल, ऐशो आराम, शोहरत चाहिए और उसके लिए इराक में लोगों को मार दो, ईरान में लोगों को मार दो, इनको फर्क नहीं पड़ता। हां, अमली जामा पहना के मारो कि भाई मैं दुनिया के लिए सब कर रहा हूं। अरे जाओ दुनिया के लिए कर। ट्रंप ने खौफनाक प्लान बना रखा है, इसलिए आप देखिए कि ईरान में ग्राउंड पर फौज उतारने की जो बातें चल रही थी वो बातें और पुख्ता होती चली जा रही हैं। ईरान के तेल पर कब्जा करने और यूरेनियम उठाकर लाने के लिए अमेरिकी सैनिक ईरान में घुस सकते हैं, कहा जा रहा है। अमेरिका के 5000 सैनिक खाड़ी देशों में पहुंच चुके हैं। 50,000 अमेरिकी सैनिक पहले से वहां मौजूद हैं। अमेरिका ने हफ्तों तक ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी पूरी कर ली है। स्पेशल फोर्सेस का ऑपरेशन जल्दी ही लॉन्च हो सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास अमेरिकी आर्मी रेड कर सकती है। अमेरिका ईरान से 400 किलो हाईली इनरिच्ड यूरेनियम और 200 किलो 20% इनरिच्ड यूरेनियम हथियाना चाहता है। इससे युद्ध लंबा चलेगा भी नहीं और अप्रैल के बीच में युद्ध खत्म हो जाएगा। यानी ये बातचीत की नौटंकी, ये 5 दिन 10 दिन, ये सब इस तैयारी के लिए था। यूरेनियम के बहाने अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। ट्रंप ईरान के खिलाफ तबाही वाला प्लान बनाकर बैठे हैं, लेकिन उधर अमेरिका में कुछ ऐसा हो गया कि लोग बातें करने लगे हैं कि कहीं ईरान से पहले खुद ट्रंप ना निपट जाए। आप देखिए कि अमेरिका के लगभग सभी राज्यों में कल ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स प्रोटेस्ट हुआ। हाथों में पोस्टर, बैनर लेकर लाखों अमेरिकी सड़क पर उतर आए। ट्रंप के खिलाफ हुए इस प्रोटेस्ट में करीब 80 लाख लोग शामिल हुए बॉस, 80 लाख लोग। ये तस्वीरें आप देखिए, हर तरफ लोगों की भीड़ दिख रही है। ट्रंप के अलावा किसी दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ इस तरह का प्रोटेस्ट शायद ही कभी हुआ होगा। और मेरा तो एक सवाल है, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में लोगों को प्रदर्शन करते हुए कहा कि मुझे इन लोगों को बचाना होगा, मैं रिजीम चेंज करूंगा, मैं घुस जाता हूं ईरान में, मैं मारना शुरू करता हूं। तुम्हारे यहां 80 लाख लोग सड़क पर हैं, वो भी तुम्हारे खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। घुस जाए बाहर दुनिया तुम्हारे यहां अमेरिका में, कब्जा ले, इन लोगों को न्याय दिलाने का ठेका उठा ले बाकी देश। वहां तो तुम्हारी डेमोक्रेसी है, ये प्रोटेस्ट कर सकते हैं। बाकी दुनिया में जहां प्रोटेस्ट होगा और वहां अगर तेल और पैसा और कुछ मिल जाएगा तो तुम घुस जाओगे वहां पर चौधरी बन के वहां पर पंचायत करने। तुम्हारे यहां क्यों नहीं लोगों को घुसना चाहिए बताओ? इतनी पब्लिक खड़ी है, 80 लाख लोग सड़क पे आ गए, तबाह हो रहे हैं, महंगाई हो रही है, परेशान है, नौकरी जाने का खतरा है, घुस जाए तुम्हारे लॉजिक से। ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी चल रही है, ट्रंप से कुर्सी छोड़ने के लिए लोगों ने कह दिया है। ट्रंप मस्ट गो के स्लोगन बन रहे हैं, ट्रंप मस्ट गो के गो नाउ लिखा जा रहा है। मतलब गजब का गुस्सा है ट्रंप के खिलाफ कि लोग ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाने की बात कर रहे हैं। अमेरिका में हर तरफ लोगों की भीड़ दिख रही थी। ये गुस्सा ट्रंप की नीतियों के खिलाफ था। लोगों का कहना है कि ट्रंप लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, वो एक राजा की तरह बर्ताव कर रहे हैं, किंग की तरह। और हमको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम में। तुम्हारी वजह से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ मेरा भारत जो है ना, उसको सफर करना पड़ रहा है, इसलिए हमको ज्यादा दिक्कत हो रही है। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ ऐसे ही माहौल बना रहा और ट्रंप ईरान युद्ध में ही फंसे रहे तो फिर ट्रंप की कुर्सी भी जा सकती है, क्योंकि नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होने हैं और तब तक युद्ध चलता रहा तो ट्रंप की पार्टी हार भी सकती है। मिड टर्म इलेक्शन में अमेरिकी संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सभी 435 सीटों पर वोटिंग होनी, जहां फिलहाल ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को मामूली बहुमत हासिल है। अभी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ट्रंप के पास एक निर्दलीय का समर्थन मिलाकर 218 सीट है, जबकि डेमोक्रेट्स के पास 214।
वहीं मिड टर्म इलेक्शन में अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट की 100 में से करीब 1/3 सीटों पर वोटिंग होनी है। अभी सीनेट में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी 53 सीटों के साथ बहुमत में है, जबकि डेमोक्रेट के पास 45 सीटें। बैटिंग प्लेटफॉर्म पॉली मार्केट के मुताबिक मिड टर्म इलेक्शन में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीतने के चांस करीब 80% हैं, जबकि रिपब्लिकन का चांस मात्र 20% है। और ट्रंप यह अच्छी तरह से समझते हैं कि जिस तरह उनका विरोध बढ़ रहा है, जिस तरह से उनका ग्राफ गिर रहा है, उसका असर इस मिड टर्म चुनाव पर दिखेगा। उनकी पार्टी चुनाव हारी तो उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है, जिसका अंदेशा ट्रंप रिपब्लिकन सांसदों के साथ जनवरी में पहले ही बैठक में बता चुके हैं। और इसलिए भी ट्रंप के लिए यह जरूरी हो गया है वो किसी तरह से ईरान को हराने का अपना एक चेहरा दिखा सके, एक पिक्चर बना सके कि देखो मैंने ईरान को हरा दिया, ताकि शायद मिड टर्म इलेक्शन में उनको वोट पड़ जाए। नहीं तो जो हालात हैं, ट्रंप की कुर्सी जो है ना, वो बहुत खतरे में है। वो रिजीम चेंज करने निकले थे, भाई साहब आपका रिजीम चेंज ना हो जाए। और आप ट्रंप ने जो महाभियोग आने वाला है इसका बयान दिया था, उनको पता था ना कि वो क्या कर रहे हैं, पब्लिक में क्या है। ट्रंप को अगर महाभियोग का डर सता रहा है तो वो गलत नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो अमेरिकी पब्लिक में भारी नाराजगी है, रोजगार, महंगाई और विदेश नीति पर ट्रंप के खराब परफॉर्मेंस से पब्लिक गुस्से में है। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की एनुअल मीटिंग के दौरान भी लोगों का गुस्सा दिखाई दिया। ट्रंप की पार्टी के नेता ने पूछा कि कितने लोग इंपीचमेंट की सुनवाई देखना पसंद करेंगे। इस पर लोगों ने चिल्लाकर हां में जवाब दिया, जिससे ट्रंप की पार्टी के नेता अलबला गए और बोले कि इसका जवाब नहीं में देना था। आप सोचिए कि ट्रंप के समर्थक ही नारे लगा रहे हैं कि हम महाभियोग का आते हुए देखना चाहते हैं, और भाई साहब की बेइज्जती हो गई, कह रहे हैं कि इनको कॉफी पिलाओ, लगता है नींद में। अरे नींद में है, वो जागे हुए, उनको दिख रहा है तुम्हारा देश क्या कर रहा है। अमेरिका में जो माहौल है उसमें ट्रंप अब ज्यादा दिन तक ईरान युद्ध में उलझे रहने का रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए वो ईरान को तबाह करने की धमकी के साथ साथ ईरान से अच्छी बातचीत होने की बातें भी कर रहे हैं। अमेरिकी एक्सपर्ट विलियम ली के मुताबिक ट्रंप भले ही खाड़ी में सैनिक उतार रहे हैं, लेकिन यह युद्ध बढ़ाने के लिए नहीं, दबाव बनाने के लिए। ट्रंप के पास कम समय है, उनके ऊपर युद्ध जल्द से जल्द खत्म करने का प्रेशर है। ट्रंप के ऊपर दबाव है कि मिड टर्म से पहले, यानी गर्मी की शुरुआत से पहले युद्ध को खत्म करो, नहीं तो युद्ध का बुरा प्रभाव उनकी पार्टी पर पड़ेगा और सत्ता का कंट्रोल रिपब्लिकन पार्टी के हाथ से निकल सकता है। अगर अमेरिका ग्राउंड अटैक करता भी है तो यह बहुत टारगेटेड होगा, जिससे वो फुल स्केल वॉर में ना फंस जाए। ट्रंप अब हर पैतरा आजमा रहे हैं जिससे ईरान पर दबाव करने बने और वो समझौता करें। यहां तक कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी ईरान के लोगों की तारीफ कर रहे हैं। देखिए, बात सिर्फ ट्रंप की कुर्सी की नहीं है, ट्रंप को खुद अपनी जान का भी डर सता रहा है। आप देखिए कि जो ट्रंप हमेशा मौज मस्ती के मूड में रहते हैं, नाचते गाते रहते हैं, कभी डांस करते हैं, कभी तलवार लहराकर नाचते हैं, वो इतने सीरियस हो गए कि व्हाइट हाउस में बंकर बनवा रहे हैं। सोचिए, जो व्हाइट हाउस दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है, ट्रंप वहां बंकर बनवा रहे हैं, यानी व्हाइट हाउस में भी ट्रंप सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। अमेरिका की ट्रंप की यह हालत करके छोड़ दी है ईरान ने बॉस, जहां व्हाइट हाउस में भी उनको खतरा लग रहा है। ट्रंप पूरी तरह से आत्ममुग्ध इंसान की तरह दिख रहे हैं, जिसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी वजह से क्या बवाल मचा हुआ है। ट्रंप अपने आप को सबसे बड़ा और पावरफुल इंसान मान रहे हैं। आप सोचिए आज की डेट में ट्रंप और अमेरिका की क्या हालत हो गई। सुपर पावर दुनिया कहती थी, आज वो आदमी बता रहा है कि व्हाइट हाउस में बंकर बन रहा है, वहां की जो खिड़कियां हैं वो बुलेट प्रूफ हैं। यह हाल हो गया इन लोगों का। ईरान युद्ध की वजह से दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो रही है, लेकिन ट्रंप तो अगले मिशन की बात कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान के बाद अगली बारी क्यूबा की। ईरान इनसे संभल नहीं रहा है, ये क्यूबा पर हमले की सोच रहे हैं। ट्रंप को या तो सुबह सुबह उठ के योगा करना चाहिए या उनको इलाज की जरूरत है। अनुलोम विलोम करें, थोड़ा सोचने की शक्ति बढ़ेगी, नहीं तो सारा तार हिल गया लग रहा है। एक युद्ध में दुनिया को फंसा के कह रहे हैं मैं क्यूबा पे चलूंगा अब हमला कर। ट्रंप जिस तरह से क्यूबा और ग्रीनलैंड की बात फिर से करने लगे हैं, उसी को लेकर कुछ लोग कह रहे हैं कि ईरान से निकलने के लिए वो किसी और मोर्चे पर अमेरिका को लगा सकते हैं। लेकिन ईरान से निकलने के लिए ट्रंप के लिए जरूरी है कि ईरान से कोई अच्छी डील तो हो। भाई पब्लिक को कुछ दिखाएंगे तो कि भाई मैंने ईरान के साथ ये डील की या मैंने ये युद्ध सच में जीत लिया है। क्या बोलेंगे कि नहीं मैं निकल आया। ट्रंप की दिक्कत ही यही है कि ईरान अड़ा हुआ है। उसने भी कह दिया है कि वो लड़ता रहेगा, उसने कह दिया कि ट्रंप की शर्तें जायज ही नहीं। ट्रंप ने जो नई धमकी दी है उसका भी ईरान मजाक बना रहा है। ईरान की मीडिया की तरफ से ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए कहा गया कि ट्रंप की धमकी पर ईरान ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया है, लेकिन सिर्फ 2 चाइनीज तेल के टैंकर्स के लिए। भाई वो इनसे मजे कर रहा है, ईरान मजे ले रहा है इनसे, और ये यहां पैर पटक रहे हैं।
ट्रंप धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, ईरान लोड ही नहीं ले रहा। ऐसा इसलिए कि ट्रंप 1 महीने से यही बातें कर रहे हैं, ईरान को खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, लेकिन अब तक वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक खुलवा नहीं पाए। और इसी के चक्कर में ट्रंप की वजह से पूरी दुनिया पिस रही है। आप और हम पिस रहे हैं बॉस, सिर्फ इस एक आदमी की सनक की वजह से, क्योंकि दुनिया भर की तेल गैस की सप्लाई रुकी पड़ी है। ट्रंप की हरकतों की वजह से अमेरिका के सहयोगी देश भी अब साथ छोड़ रहे हैं। अमेरिका के सहयोगी देश अब ईरान युद्ध से दूरी बना रहे हैं, ट्रंप को डायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं कि बॉस तुमने शुरू किया, तुम झेलो, हमको मत बोलो। आप देखिए कि ब्रिटेन ने कह दिया है कि हम अपने सैनिक नहीं भेजेंगे, हमारे लिए देश के लोगों का हित सबसे पहले, इसलिए हम मिडिल ईस्ट के संघर्ष में नहीं उलझ रहे हैं। स्पेन ने कहा है कि ईरान पर हमले के लिए जा रहे किसी भी अमेरिकी विमान को स्पेन से होकर गुजरने की इजाजत ही नहीं है। इटली ने कह दिया है कि हम इस युद्ध का समर्थन नहीं करते हैं। जर्मनी के राजनीतिक दल मांग कर रहे हैं कि अमेरिकी सैनिकों को देश से बाहर करो। यानी हर तरफ डोनाल्ड ट्रंप का विरोध हो रहा है, थू-थू हो रही है, छीछा लेदर हो रही है। आप देखिए कि जिस इजराइल के लिए ट्रंप ने ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, वो इजराइल भी ईरान में ट्रंप के ग्राउंड ऑपरेशन के प्लान से कन्नी काट रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के अंदर घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन करने से हाथ पीछे खींच लिए हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक यह फैसला देश की अपनी सीमाओं पर सुरक्षा बनाए रखने और दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान पर फोकस करने की वजह से लिया गया है। हालांकि चर्चा यह भी है कि ईरान की जवाबी तैयारी को देखकर इजरायली सेना ने अपनी रणनीति बदल ली, यानी इजराइल तक अमेरिका के साथ नहीं घुसना चाहता ईरान के अंदर। और इसीलिए ईरान कह रहा है, जब यह बात चल रही है ना कि अमेरिका के सैनिक घुसेंगे, ईरान बड़ा बड़ा छाप रहा है, वेलकम टू हेल। वो कह रहा है आओ तुम्हारे लिए नरक बना देंगे, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं हम, भूसा भर देंगे तुम्हारे सैनिकों में और तुम्हारे सैनिकों को ताबूत में भर के भेजेंगे। वो वीडियो बना बना के अमेरिका को और बोल रहा है कि आओ ना, बैठे हैं हम तुम्हारे लिए। डोनाल्ड ट्रंप हर बीतते दिन के साथ अकेले पड़ते जा रहे हैं। उधर ईरान अमेरिका पर हमले करता चला जा रहा है, हमला झेल भी रहा है, मार भी खा रहा है, लेकिन मारता भी जा रहा है। सबसे बड़ा झटका ईरान ने तब दिया जब अमेरिकी वायुसेना के अवाक्स प्लेन को फोड़ दिया। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन अटैक में ईरान ने अमेरिकी वायुसेना की उड़ती आंख माने जाने वाले प्लेन को फोड़ने का दावा किया है, और देखिए कैसे उसके परखच्चे उड़ गए। ईरानी मीडिया की तरफ से जारी तस्वीरों में अमेरिकी वायुसेना के E-3 सेंट्री एवैक्स यानी एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम का प्लेन जो है वो बीच से टूटा हुआ नजर आ रहा है। यह कितनी बड़ी बात है, इसे आप इस तरह से समझिए कि E-3 सेंट्री प्लेन को अमेरिका के एरियल ऑपरेशन का बैकबोन माना जाता है। E-3 सेंट्री प्लेन अमेरिकी वायुसेना के लिए बैटल ग्राउंड में हवा में उड़ते हुए कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की तरह काम करता है। इसके पिछले हिस्से में लगा बड़ा घूमता हुआ रडार डोम इस प्लेन की खास पहचान है, जिसकी मदद से यह 360 डिग्री यानी चारों तरफ नजर रखता है। यह प्लेन करीब 400 किलोमीटर के दायरे में खतरों की निगरानी कर सकता है और एक बार में 600 से ज्यादा टारगेट्स को पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने का दम रखता है। E-3 सेंट्री प्लेन रियल टाइम में विमानों, मिसाइलों और ड्रोन जैसे खतरों का पता लगाकर इंटरसेप्ट मिशंस को जरूरी जानकारी भेजता है। इसकी कीमत $700 मिलियन यानी करीब 6,500 करोड़ रुपए से ज्यादा पड़ती है। और ईरान दावा कर रहा है कि मैंने उसको फोड़ दिया, मतलब ईरान ने उसको फोड़ दिया। यानी डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की सिर्फ इकोनॉमी को नुकसान नहीं हो रहा, अमेरिका की सुपर पावर वाली छवि की धज्जियां उड़ रही हैं। ईरान के हमले में E-3 सेंट्री प्लेन का तबाह हो जाना अमेरिका के लिए इसलिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि अमेरिकी वायुसेना के पास ऐसे सिर्फ 15 से 16 प्लेन बचे, जिसमें से अमेरिका ने 6 प्लेन खाड़ी देशों में तैनात कर रखे थे। एक E-3 सेंट्री अवाक्स के तबाह होने का मतलब है खाड़ी देशों में अवाक्स की तैनाती को 16% का नुकसान होना। इससे अमेरिका बेस पर खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। अमेरिकी सेना के लिए झटका इसलिए भी हैरान करने वाला है क्योंकि प्रिंस सुल्तान एयरबेस की सिक्योरिटी के लिए अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड और पैट्रियट तैनात किए गए, उसके बावजूद इसको फोड़ दिया ईरान ने। और आप सोचिए अमेरिका के हथियार कौन खरीदेगा? आर्म्स लॉबी का क्या होगा? उनका तो दिल बैठा जा रहा होगा, क्योंकि दुनिया पूछेगी कि एक बात बताओ, तुम और इजराइल मिल के लड़ रहे थे ना, उधर तो वो अकेला था। इनफैक्ट तुम, इजराइल और खाड़ी के सारे देश जो तुमको सपोर्ट कर रहे थे सब मिल के लड़ रहे थे ना, और उसने अकेला तुम्हारा फोड़ दिया। तो कौन बात के तुम्हारे हथियार, कौन बात के तुम्हारे सैनिक, कौन बात का तुम्हारा फाइटर जेट और फाइटर पायलट? पब्लिक का दुनिया कहेगी जाओ भारत से सीखो, भारत के सैनिकों से सीखो क्या होता है जज्बा, क्या होता है हुनर।
सुपर पावर। हजारों करोड़ के विमानों को ईरान मार रहा है, अमेरिका का तगड़ा नुकसान हो रहा है। उधर ईरान के साथ उसके सहयोगी भी अमेरिकी ठिकानों पर अब हमले कर रहे हैं। बगदाद में इराकी रेजिस्टेंस फाइटर्स ने अमेरिकी आर्मी के बेस पर हमला किया है। ये वो लड़ाके हैं जो ईरान का समर्थन करते हैं। बगदाद का विक्टोरिया बेस अमेरिकी सेना इस्तेमाल करती है। विक्टोरिया बेस पर इराकी रेजिस्टेंस फाइटर ने ड्रोन से हमला किया। हमले के बाद बेस से आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी। इन हमलों के बीच ईरान युद्ध अब पानी और बिजली तक पहुंच गया है। ट्रंप ने ईरान के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 दिन के लिए हमलों को टाला है, लेकिन इजरायल मानने को तैयार नहीं है। इजरायल ने ईरान के परमाणु केंद्र इस्फहान पर हमला किया। यही वो जगह है जिसके बारे में अमेरिका और इजरायल दावा करते हैं कि यहां ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है। इजरायल ने तो ईरान के खोंदाब में हेवी पावर प्लांट पर भी हमला किया। हेवी वाटर प्लांट परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम से जुड़े महत्वपूर्ण प्लांट होते हैं। हेवी वाटर मुख्य रूप से परमाणु रिएक्टर्स में न्यूट्रॉन की गति कम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ईरान के पावर प्लांट पर हमले के बाद तेहरान में ब्लैकआउट हो गया। आप तस्वीरें देखिए, पूरा शहर अंधेरे में है तेहरान। यह सब तब हो रहा है जब ट्रंप ने पावर प्लांट पर हमले रोके हुए हैं। ईरान ने अपने पावर प्लांट पर हमले का इजरायल से जोरदार बदला भी लिया। ईरान ने इजरायल के एक केमिकल प्लांट पर हमला कर दिया। यहीं पर स्टील प्लांट भी है। ईरान के हमले से पूरा प्लांट तबाह हो गया। काला धुआं आसमान में दिख रहा है। इजरायल के केमिकल प्लांट में ईरान के हमले से जहरीली गैस के रिसाव का खतरा खड़ा हो गया। पूरे इलाके को खाली कराया जा रहा है जिससे जहरीले रिसाव से लोगों को बचाया जा सके। ईरान ने कुवैत के वाटर प्लांट पर भी हमला किया, जो कुवैत का सबसे बड़ा डीसैलिनेशन प्लांट है। यानी इजरायल और अमेरिका जिस तरह से हमला कर रहे हैं, ईरान एग्जैक्टली उसी भाषा में पलटवार कर रहा है। उसने अपना फॉर्मूला बना लिया है कि तुम हाथ पे मारोगे, मैं हाथ पे मारूंगा, तुम पैर पे मारोगे, मैं पैर पे मारूंगा, तुम माथा काटोगे, सिर काटोगे, हम सिर काट देंगे, तुम पानी खत्म करोगे, हम तुम्हारे दोस्तों का पानी खत्म कर देंगे। अमेरिका तक तो नहीं कर सकता, वो कह रहा है खाड़ी देश में खत्म कर देंगे। वो कौन सा हमसे अलग है, वो भी तो उसी एनवायरमेंट में जी रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की सनक का इलाज नहीं हुआ तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, खाड़ी देश तबाह हो जाएंगे जो बेचारे फंसे हुए हैं। अच्छा खासा दुबई में, अबू धाबी में लोग जा रहे थे, बड़े बड़े अमीर लोग जाके रह रहे थे। इतने भारतीय, 1 करोड़ के करीब भारतीय खाड़ी देश में आराम से रोजी रोटी कमा रहे थे, घर पैसा भेज रहे थे। सबको तबाह कर दिया इस आदमी ने। ईरान ने इजरायल की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर भी हमला किया। ये तस्वीरें हाइफा की हैं, जहां इजरायल की तेल रिफाइनरी है जिस पर ईरान ने हमला किया। ईरान के हमले से हाइफा रिफाइनरी को तगड़ा नुकसान पहुंचा है। ईरान ने हाइफा रिफाइनरी पर बेहद सधे अंदाज में अटैक किया। यानी ईरान ने दिखा दिया कि अमेरिका और इजरायल जो जो करेंगे ठीक वैसा ही ईरान करेगा। ट्रंप धमकी देते रहते हैं और ईरान हमला करता रहता है। ट्रंप की हर धमकी के बाद ईरान एक नया अटैक कर देता है। ईरान ने खाड़ी देशों पर तगड़े हमले किए हैं और इसकी जानकारी भी शेयर कर रहा है। बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरब, सभी पर ईरान ने हमला किया है। कई लोग कहते हैं कि ईरान क्यों अटैक करता है और इन खाड़ी देशों पे क्यों अटैक कर रहा है, क्योंकि ईरान को पता है अगर उसने इन पर अटैक नहीं किया तो भाई डोनाल्ड ट्रंप जो अब करने का सोच रहे हैं वो 20 दिन पहले कर देते और बम गिरा देते। वो तो ईरान ने ये कर करके उनको खौफ पैदा किया हुआ है। दुनिया को ये बता रखा है कि मैं मरूंगा, तुमको लेकर मर जाऊंगा। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप अभी तक रुके हैं, अमेरिका जो है वो रुका हुआ है। उसको लग रहा है कि भाई एक मारूंगा ये 4 मार देगा। ईरान अपने आप को बचाने के लिए हमले कर रहा है। वो कह रहा है हमको कोई मतलब नहीं है, तुम हटा लो यहां से सेना खाड़ी देशों से, हमको कौन सा मतलब है कि तुम पे हमला करें। ईरान की सेना रोज नए नए वीडियो भी जारी करके हमलों की जानकारी दे रही, क्योंकि उसको लगता है ये तस्वीरें, ये वीडियो, ये खबरें उसको बचाएंगी। लेकिन जो हालात बन रहे हैं वो युद्ध के रुकने के तो नहीं लग रहे, और अगर युद्ध नहीं रुका तो दुनिया में तबाही मचेगी। और भारत पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा और क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, क्या पॉलिटिक्स हो रही है, अब उसका चैप्टर। शेयर मार्केट क्रैश, रुपया गिर रहा, सोना चांदी डाउन, महीने भर में 45 लाख करोड़ का नुकसान कहां जाकर रुकेगा। ईरान वॉर के बीच राहुल, ममता का पीएम मोदी पर नया अटैक। क्यों बोले कि भयंकर भूकंप आने वाला है। 25, 50 और 100 ml की बोतल में पाकिस्तान में पेट्रोल मिल रहा है। पाकिस्तान में कैसे गजब हाहाकार मच गया है, अब इसका चैप्टर देखिए। देखते देखते ईरान युद्ध को 1 महीना हो गया और इस महीने भर में दुनिया भर में लोगों को नुकसान हो रहा है। आज भी मार्केट क्रैश हो रहे हैं, पैसा डूबता चला जा रहा है, तेल के दाम किसी के संभाले नहीं संभल रहे। दुनिया भर के देश एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहे हैं। कहीं कहीं तो एनर्जी लॉकडाउन लग चुका है। बूंद बूंद फ्यूल बचाने की जंग चल रही है और बहुत सारे देशों में ऐसी स्थिति है। इस तरह के क्राइसिस में भारत अछूता तो नहीं रह सकता, तो भारत पर भी इंपैक्ट पड़ रहा है। सरकार कह रही है कि दूसरे देशों से भारत बेहतर स्थिति में।
पेट्रोल डीजल सिलेंडर की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंडी गठबंधन के नेता लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि हालात जैसे भी हैं इस पर संसद में चर्चा कराइए। कांग्रेस इस मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर अड़ी हुई। दूसरी तरफ ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि चुनाव के बाद मोदी सरकार न गैस देगी न कैश। तेल और युद्ध को लेकर कैसे पॉलिटिक्स हो रही है, कौन क्या क्या कह रहा है, पीएम मोदी ने कौन से कांग्रेस पर कैसे पलटवार किया है, गिरते रुपये की सच्चाई क्या है। एक तरफ पेट्रोल डीजल सिलेंडर को लेकर डर है, उधर शेयर मार्केट और अर्थव्यवस्था की हालत को लेकर भी डर है। मार्केट आज फिर भयंकर गिरा है, निवेशकों के करोड़ों रुपए डूब गए हैं, रुपए में ऐतिहासिक गिरावट आई है। इस सब के बारे में आज आपको बताऊंगा। सरकार क्या अपडेट दे रही है, समंदर के रास्ते कितने टन एलपीजी के जहाज आ रहे हैं, केरोसिन को लेकर सरकार क्या कह रही है, दुनिया के बाकी देशों में क्या हालात हैं, पाकिस्तान में कैसे हाहाकार मच गया है, भारत के लिए एक अच्छी खबर क्या आई है, सब बताऊंगा। लेकिन पहले एक झलक देखिए। संवेदनशील मामले में कांग्रेस जिस तरह की बयानबाजी कर रही है वो खतरनाक है। ये जो पश्चिम एशिया की परिस्थिति है, एलपीजी का क्राइसिस है, कच्चे तेल का क्राइसिस है, फर्टिलाइजर का क्राइसिस है, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए हाउस में। कांग्रेस चाहती है कि खाड़ी देशों में रहने वाले करीब 1 करोड़ भारतीयों की जिंदगी खतरे में पड़ जाए। ईरान अमेरिका युद्ध के 1 महीने बाद अब भारत में ग्राउंड पर क्या हालात हैं, ये आपको बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि युद्ध को लेकर देश की राजनीति में कैसे बवाल मचा है। लोकसभा में आज युद्ध के हालात पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा हुआ। कांग्रेस की सांसद प्रियंका वाड्रा और मनीष तिवारी ने क्या कहा है, पहले सुनिए एक बार। ये जो पश्चिम एशिया की परिस्थिति है, एलपीजी का क्राइसिस है, कच्चे तेल का क्राइसिस है, फर्टिलाइजर का क्राइसिस है, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए हाउस में। पटल पर रखे जा हम लोग डिबेट मांग रहे हैं वेस्ट एशिया में जो जंग हो रहा है उस पर, क्योंकि पूरा देश संकट में है। आप सब जानते हैं कि आज गैस सिलेंडर की कितनी कीमत हो गई है और मुश्किल और संकट आ रहा है और भी। तो हम लोग डिस्कशन चाहते हैं, तो आशा है कि सरकार डिस्कशन कराएगी। विपक्ष युद्ध के हालात पर चर्चा की मांग कर रहा है। सरकार कह रही है कि वो लगातार विपक्ष के संपर्क में, प्रधानमंत्री मोदी खुद बयान दे चुके हैं, इसलिए अभी संसद में जो चीजें तय हैं उस पर बात होनी चाहिए। इसी को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। 5 राज्यों में चुनाव भी हैं। चुनाव प्रचार में भी पेट्रोल डीजल सिलेंडर मुद्दा बन गया है। आज राहुल गांधी ने केरल में प्रचार किया। यहां राहुल गांधी ने कहा कि आर्थिक भूकंप आने वाला है, तेल के दाम भयंकर बढ़ने वाले हैं। राहुल गांधी ने पूछा कि लोगों के हितों को बचाने के लिए पीएम मोदी क्या कर रहे हैं। सुनिए राहुल गांधी। You see what is going on in the Middle East. There is an economic earthquake that is coming. It is visible. Fuel prices, petrol prices are going to skyrocket. Earthquake that is coming. राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है इस आर्थिक भूकंप से बचाने के लिए। वो केरल के सीएम से पूछ रहे हैं क्योंकि वहां उनकी सरकार नहीं है। हिमाचल में आपने जो किया है वही ब्लूप्रिंट सबको दे दीजिए सर, वही कर देते हैं देश भर में। आपकी इंडी गठबंधन की जहां जहां सरकार है, आप जो कर रहे हैं कि जिससे भूकंप नहीं आएगा वो देश भर में लागू कर दीजिए, दे दीजिए। भाई ये मिलके लड़ने वाला संकट है। जैसे कोरोना आया था और कोरोना के बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था खड़ी हुई, इसलिए ये ना कहिए कि हम एकदम खत्म हो जाएंगे। हाँ संकट है, मिलके लड़ना होगा। अभी सरकार ने जो है वो एक्साइज ड्यूटी घटाई है। हालांकि मुझसे आप पूछिए तो मैं तो कहता कि तेल कंपनियों को फायदा मत दीजिए, उनको राहत मत दीजिए। अभी पिछले 4-5 साल से तेल कंपनियां मुनाफा कमा रही थी, महीने भर नहीं संभाल सकती थी, 6 महीना वो दुख दर्द नहीं सह सकती थी। आम आदमी को तकलीफ नहीं हो रही है, आम आदमी को भी तो नुकसान हो रहा है। कईयों के बिजनेस बंद हो रहे हैं, कईयों का रोजगार चला गया, वो गांव चले गए। ये संकट की स्थिति है। सरकार को अभी एक एक पैसा जो है वो कई जगह लगाना पड़ सकता है। आगे कहां जाके युद्ध रुकेगा अभी पता नहीं। 10 तरह के संकट आएंगे, जगह जगह पैसा खर्चा करना होगा। ये तेल कंपनियों को सबसे ज्यादा आग लगी हुई थी कि नहीं हमको नुकसान हो रहा, हमको नुकसान हो रहा है। और जब मुनाफा हो रहा था तब खैर इधर राहुल गांधी ने मोर्चा खोला हुआ है। उधर बंगाल में अपने किले को बचाने में जुटी सीएम ममता बनर्जी भी युद्ध के इंपैक्ट को लेकर मोदी सरकार को घेर रही है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि अभी गैस नहीं मिल रही तो लोगों को कैश दिया जा रहा है। चुनाव के बाद ना कैश मिलेगा ना गैस। सुनिए ममता बनर्जी। মানুষ গ্যাস পাবে না,
ইলেকশনের আগে দেবে ক্যাশ আর ইলেকশনের পরে গ্যাসও বন্ধ ক্যাশও বন্ধ এটা বিজেপির খেলা यानी यहां संकट के बीच तेल और गैस को लेकर सिलेंडर को लेकर भयंकर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई। इधर इंडी गठबंधन पीएम मोदी को घेर रहा है, पेट्रोल सिलेंडर को लेकर सवाल उठा रहा है, डिप्लोमेसी में पाकिस्तान के रोल को लेकर सवाल हो रहे हैं। उधर इंडी गठबंधन में शामिल सीएम उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि इस युद्ध को रुकवाने में पीएम मोदी अहम रोल निभा सकते हैं क्योंकि उनके सबसे अच्छे संबंध हैं। हम तो चाहेंगे कि वॉर जल्दी खत्म हो और इसमें जो रोल वजीर आजम साहब अदा कर सकते हैं वो शायद और कोई अदा नहीं कर सकता क्योंकि उनके अच्छे ताल्लुकात हैं इन तमाम मुल्कों के साथ। अब अगर ट्रंप साहब इतनी बेवकूफ़ी करें ये जानते हुए भी कि ईरान पे सालों साल किसी ने राज नहीं किया है, इतना आसान नहीं होगा। ममता बनर्जी राहुल गांधी ने पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला तो पीएम मोदी ने भी पलटवार किया। रविवार को पीएम मोदी ने केरल में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस को बहुत कुछ सुनाया। पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध के बीच कांग्रेस खतरनाक बयानबाजी कर रही है। एक बार उनको सुनिए फिर ग्राउंड पर हालात क्या हैं आपको बताता हूं। वही संवेदनशील मामले में कांग्रेस जिस तरह की बयानबाजी कर रही है वो भी आपको याद रखना है। कांग्रेस जिस तरह के बयान दे रही है वो खतरनाक है। कांग्रेस चाहती है कि खाड़ी देशों में रहने वाले करीब 1 करोड़ भारतीयों की जिंदगी खतरे में पड़ जाए और फिर कांग्रेस इसका सियासी फायदा उठा सके। देखिए, भारत इस युद्ध में किसी का पक्ष नहीं ले सकता क्योंकि एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ खाड़ी देश है जहां लाखों भारतीय रहते हैं। भारत के सामने चैलेंज यह है कि ईरान के समंदर के रास्ते भारत का ज्यादातर तेल गैस आता है। अब सप्लाई रुकी हुई है तो मैनेज करना होगा। यही काम सरकार कह रही है कि वो पिछले एक महीने से ट्राई कर रही है, लेकिन दिक्कत है तो दिक्कत है और वो दिख भी रही है। आपको महाराष्ट्र के संभाजी नगर का हाल दिखा रहा हूं। यहां गैस से चलने वाले ऑटो वालों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। कल गैस भराने के लिए ऑटो वालों की 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी और आज तो गैस स्टेशन पर नो स्टॉक का बोर्ड लगा था। ऑटो एलपीजी की कमी से पूरे संभाजी नगर में करीब 25 से 30 हजार रिक्शा चालकों को रोजी रोटी की कमाई का नुकसान उठाना पड़ रहा है। गैस का स्टॉक नहीं होने के बाद भी ऑटो वाले इन गैस स्टेशन के सामने ऑटो लगाकर इंतजार कर रहे हैं कि कब गैस आए और वो अपने ऑटो में गैस भरा सके। और इसलिए मैंने आपसे कहा कि भाई ये अगर युद्ध नहीं रुका तो तरह तरह की परेशानियां जो है ना वो इस देश को मिलकर झेलनी होगी। संभाजी नगर जैसी ऑटो की लंबी लाइन कर्नाटक में भी दिखी। बेंगलुरु में एक गैस फिलिंग स्टेशन पर ऑटो रिक्शा की लंबी कतारें दिखी। यहां गैस स्टेशन पर घंटों के इंतजार के बाद ऑटो ड्राइवरों का नंबर आ रहा था। हालांकि इस क्राइसिस के बीच आज एक अच्छी खबर भी आई। 2 जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करके भारत पहुंचने वाले हैं। इन दोनों एलपीजी कैरियर पर करीब 94,000 मीट्रिक टन एलपीजी मौजूद है। ये दोनों जहाज 31 मार्च से 1 अप्रैल के बीच मुंबई और न्यू मैंगलोर पहुंच जाएंगे। युद्ध शुरू होने के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट में भारत के करीब 28 जहाज फंसे थे। अभी भी वहां 18 जहाज फंसे हुए हैं। सबसे ज्यादा लोगों की चिंता एलपीजी सिलेंडर को लेकर ही है। गैस एजेंसियों पर सिलेंडर की लंबी लंबी लाइनें देश देख चुका है, लेकिन एलपीजी सिलेंडर को लेकर सरकार ने आज फिर भरोसा दिया कि एलपीजी की कोई कमी नहीं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया कि 2 दिनों में 1 करोड़ 4 लाख सिलेंडर की बुकिंग हुई। 2 दिनों में 92 लाख सिलेंडर लोगों को दिए गए। कमर्शियल एलपीजी की डिलीवरी भी 70% बढ़ाई गई है। ढाबों, रेस्टोरेंट, प्रवासी श्रमिकों को सिलेंडर देने में प्राथमिकता दी जा रही है। गैस की कमी से घरों में खाना बनाने का संकट खड़ा ना हो, इसके लिए सरकार ने एक 60 दिनों का इमरजेंसी प्लान भी बनाया है। केंद्र सरकार ने राज्यों में पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत एसकेओ यानी सुपीरियर केरोसिन ऑयल बांटने की इजाजत देते हुए एक अधिसूचना जारी की, जिसके मुताबिक अब राशन की दुकानों के साथ साथ पेट्रोल पंप पर भी केरोसिन मिल सकेगा। राज्य सरकारों को अपने हर जिले में 2 पेट्रोल पंप को चुनना होगा जहां पर केरोसिन बांटा जाएगा। इन पेट्रोल पंपों पर 5000 लीटर से ज्यादा केरोसिन नहीं रखा जा सकेगा। जो लोग केरोसिन खरीदेंगे उनके लिए शर्त यह है कि वो इसका इस्तेमाल सिर्फ खाना बनाने और रोशनी के लिए इस्तेमाल करेंगे। सरकार ने उन 21 राज्यों को केरोसिन यानी मिट्टी का तेल का टेम्पररी डिस्ट्रीब्यूशन करने की इजाजत दी है, जो राज्य पहले केरोसिन मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। यह 60 दिन की आपातकालीन व्यवस्था रसोई गैस पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए की गई। और इसीलिए विपक्ष पूछ रहा है कि अगर एलपीजी की कोई कमी नहीं है तो फिर केरोसिन बांटने की नौबत क्यों आ रही है। तो तरह तरह की बातें, चर्चाएं, सवाल उठ रहे हैं, चल रहे हैं। एक रिपोर्ट है, वो भी देखिए।
राजधानी दिल्ली में अब धीरे धीरे करके तमाम जो होटल है, जो ढाबे हैं, वह अब केरोसिन से संचालित स्टोव की ओर वो अब बढ़ने लगे हैं। जहां राजधानी दिल्ली में पहले जो है केरोसिन बैन था, लेकिन केंद्र सरकार ने एक गैजेट जारी करते हुए बताया है कि 60 दिनों तक जो है वह केरोसिन पेट्रोल पंप पे बेचा जा सकता है, जहां लोग उसे खरीद सकते हैं। तो देखिए, आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, ये कनॉट प्लेस के नजदीक शंकर मार्केट है, जहां पे ये देखिए कि जो स्टोव दिख रही है केरोसिन का स्टोव, और केरोसिन के जरिए इस पे खाना पकाया जा रहा है। ये बताइए कि केरोसिन पे क्यों शिफ्ट होना पड़ा आपको? गैस की वजह से। पहले हमारा सारा काम गैस पे होता था, देखिए गैस रखी हुई है, अब वो किनारे हो गया, मजबूरन स्टोव जलाना पड़ रहा है। अभी 1 हफ्ता हमारी दुकान बंद रही थी गैस की वजह से, उसके बाद मजबूरन इसको लाना पड़ा, फिर इससे काम लेना। देखिए, सीधा हिसाब है। किसी घर में अगर 10 रोटी बनती थी, अगर 6 ही बन पा रही है तो 4 रोटी की दिक्कत है। हाँ, मिलजुल के खाना होगा, थोड़ा थोड़ा सबको एडजस्ट करना होगा, ये स्थिति है। यही एलपीजी को लेकर है कि अगर बहुत बड़ी संख्या में उधर से मिडिल ईस्ट से आ रहा था, वो रुक गया है, तो थोड़ी परेशानी तो होगी, हो रही है लोगों को, और यही वस्तु स्थिति है, यही सच्चाई है। हाँ, सब जगह पैनिक है, सब जगह दिक्कत है, ऐसा भी नहीं। पेट्रोल डीजल सिलेंडर के अलावा खाद को लेकर भी आशंका बनी हुई है। आज सरकार ने इसको लेकर भी अपडेट दिया। सरकार ने भरोसा दिया कि खरीफ सीजन के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद का स्टॉक है। खरीफ सीजन के लिए 390 लाख टन खाद की जरूरत होगी। युद्ध की वजह से खाद की कीमत बढ़ गई है, लेकिन खाद को सरकारी दाम पर बेचा जा रहा है। 45 किलो यूरिया 266 रुपए की कीमत से बेचा जा रहा है। 50 किलो डीएपी भी 1350 रुपए में बेचा जा रहा है। खाद के प्रोडक्शन, इंपोर्ट और मूवमेंट के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। खाद लाने के लिए रूस, मोरक्को, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, जॉर्डन, कनाडा समेत कई देशों से बातचीत चल रही है। यानी इस सीजन के लिए खाद पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। अब अगले सीजन के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, और उस वक्त तक पता नहीं युद्ध रुक जाए तो फिर कोई संकट ही नहीं होगा। पूरे देश में गैस संकट के बीच एक बड़ी खुशखबरी सरकारी तेल कंपनी ओएनजीसी ने दी। ओएनजीसी के दमन अपसाइड प्रोजेक्ट से गैस का प्रोडक्शन शुरू हो गया। मुंबई से लगभग 180 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित इस प्रोजेक्ट को ओएनजीसी ने किसी मिशन मोड की तरह पूरा किया। करीब 8,300 करोड़ की लागत वाले इस प्रोजेक्ट को टेंडर मिलने के महज 2 साल के भीतर ऑपरेशनल कर दिया गया है। कल यानी 29 मार्च को इस प्लांट से गैस निकालने का काम शुरू हुआ, और इस गैस को सीधे गुजरात के हजीरा प्लांट भेजा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से निकलने वाली गैस का सीधा फायदा आम आदमी और देश के उद्योगों को होने वाला है। देसी गैस की उपलब्धता से फर्टिलाइजर प्लांट्स की लागत घटेगी, पीएनजी और सीएनजी की सप्लाई भी बेहतर हो पाएगी। एक तरफ सिलेंडर, खाद, पेट्रोल, डीजल की चिंताएं हैं, क्योंकि युद्ध कब तक चलेगा ये तो कोई नहीं जानता। दूसरी तरफ टेंशन पैसा डूबने का भी है। शेयर मार्केट क्रैश पे क्रैश हो रहा है। मार्केट में हर दिन तबाही के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में 2% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। शेयर मार्केट में निवेशकों को 10 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। युद्ध के 31 में से 20 दिन मार्केट खुला और उस दौरान 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, स्वाहा हो गया। यानी हर दिन 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। 28 फरवरी से अब तक मार्केट कैपिटलाइजेशन 456 लाख करोड़ रुपए से घटकर 411 लाख करोड़ रुपए पर आ चुका है। 4 साल में पहली बार ग्लोबल मार्केट कैपिटलाइजेशन में भारत की हिस्सेदारी 3% से कम हो गई। यानी शेयर मार्केट में तूफान आ रखा है, लोग तबाह हो रहे हैं। उधर युद्ध की तबाही में भी भारतीय रुपया भी रिकॉर्ड गिर गया। रुपया पहली बार डॉलर के मुकाबले 95 का आंकड़ा पार कर गया। युद्ध के शुरुआत से लेकर अब तक रुपया डॉलर के मुकाबले करीब 3.5% से ज्यादा गिर चुका है। रुपया एशिया में सबसे ज्यादा खराब परफॉर्म करने वाली करेंसी बन गई। अब रुपया क्यों गिर रहा है और इससे आपकी सेहत पर क्या असर पड़ेगा वो भी बताता हूं। युद्ध के समय जब अस्थिरता का माहौल होता है, इस दौरान डॉलर सेफ हेवन माना जाता है, जिससे बाकी करेंसी कमजोर होनी शुरू हो जाती है। युद्ध के दौरान मार्केट से फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल कर जा रहे हैं। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स एग्जिट करते हैं तो वो रुपया बेचते हैं, डॉलर खरीदते हैं, इससे भी रुपया गिरता है। FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने केवल मार्च महीने में ही 12 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया भारतीय मार्केट से निकाल लिया है। यह ट्रंप के कुल युद्ध खर्च का 33% है। रुपया कमजोर होने से भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। भारत ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद समेत कई चीजें इंपोर्ट करता है। जब ये सब चीजें महंगी होंगी तो महंगाई बढ़ेगी, परिवहन और लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगा, सब्जियां, दालें, दूसरे खाद्य पदार्थ महंगे हो जाएंगे। महंगाई बढ़ेगी तो खपत कम होगी। खपत कम होने से कई सेक्टर्स में मंदी आ सकती है। कई सेक्टर्स में स्लो परफॉर्मेंस से भारत की जीडीपी ग्रोथ पर असर पड़ेगा। पूरा साइकिल है बॉस जो चले जा रहा है। युद्ध से हो रहे आर्थिक नुकसान और रुपए में गिरावट का मुद्दा लोकसभा में भी उठा।
इस पर लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सफाई दी। वित्त मंत्री ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था की हालत मजबूत है, रुपया ठीक चल रहा है। उनके इस बयान पर लोकसभा में हंगामा मच गया। भारत की इकोनॉमी एकदम स्ट्रांग है, हमारे फाइनेंस फिस्कल सिचुएशन स्ट्रांग है और फिस्कल डेफिसिट 5 साल में कैसे मेंटेन करके आ रहे हैं, इसके ऊपर पूरे दुनिया में प्रशंसा हो रही है। और ये भी है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना बरकरार है, सॉलिड भी है। इसके कारण आज हम डॉलर का व्यवस्था को पूरे दुनिया देख रही है। हर एक इमर्जिंग मार्केट का इकोनॉमी के साथ भारत को तुलने में हमारे रुपया ठीक चल रही है और रुपया को ठीक चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है। नो, एब्सोल्युटली गोइंग फाइन। वित्त मंत्री मानने को तैयार नहीं है कि रुपया जो है वो नीचे जा रहा है, मतलब नीचे जा रहा है, लेकिन वो कह रही है कि ठीक कर रहा है। क्योंकि देखिए दुनिया में जो स्थिति है उसकी वजह से दुनिया भर की करेंसीज पर इंपैक्ट पड़ा है, लेकिन रुपये पे भी ज्यादा पड़ा है, ये भी दिख रहा है। हाँ, वो ये जरूर ठीक कह रही हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत है, हमें नुकसान तो होगा लेकिन हमारा बेस कमजोर नहीं है। हाँ, रुपया गिर रहा है, ये अलग सच्चाई है। देखिए युद्ध से नुकसान सबका हो रहा है, लेकिन भारत फिर भी संभल जाएगा। पड़ोस का हाल सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। पाकिस्तान में पेट्रोल पंप में जिस तरीके से पेट्रोल बेचा जा रहा है, आप हैरान रह जाएंगे। युद्ध की वजह से पाकिस्तान में पेट्रोल की इतनी किल्लत हो गई कि अब वहां पेट्रोल लीटर में नहीं मिलीलीटर में बिक रहा है। जैसे पेट्रोल नहीं कफ सिरप बेच रहे हैं। पेट्रोल पंपों पर बकायदा 25 ml, 50 ml और 100 ml की छोटी छोटी बोतलों में पेट्रोल बेच रहे हैं पाकिस्तान में। जो लोग पेट्रोल भराने जा रहे हैं उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि 50-100 ml पेट्रोल में उनकी गाड़ी कहां चलेगी। गाड़ी पूछ रही है उसमें 50 ml पेट्रोल डालने पे कि कफ सिरप पिला रहे हो क्या जी, मैं खांस रही थी क्या। यह हालत हो रखा है पाकिस्तान में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दुनिया भर में संकट है, हमारे यहां भी परेशानियां हैं, लेकिन आज की डेट में भारत अभी भी दुनिया के कई देशों से बेहतर स्थिति में। अब आप देखिए कि युद्ध कैसे दुनिया के बाकी देशों पर असर डाल रहा है। दक्षिण कोरिया में लोगों को थोड़े पानी से ही नहाने की अपील की जा रही है, क्योंकि वहां पानी गर्म करने के लिए गैस का इस्तेमाल होता है, लेकिन अब वहां गैस की कमी हो गई है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री तो छोटी बाजू वाली शर्ट पहनकर ऑफिस आ रहे हैं ताकि दूसरे लोग भी हल्के कपड़े पहनकर आएं। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों को गर्मी कम लगे और वो सरकारी दफ्तरों में एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कम करें। फिलीपींस में सरकारी कर्मचारियों से अपील की गई है कि वो लिफ्ट के बजाय सीढ़ी से आए जाएं। मिस्र में शॉपिंग मॉल्स को हफ्ते में 2 दिन बंद कर दिया गया है ताकि बिजली बचाई जा सके। श्रीलंका में बुधवार को पब्लिक हॉलिडे घोषित कर दिया गया है ताकि लोग तेल गैस बचाएं, घर से कम निकलें। लाओस ने तो स्कूलों के खुलने का टाइम घटाकर सप्ताह में सिर्फ 3 दिन कर दिया है, यानी 4 दिन की हफ्ते में छुट्टी रहेगी। खाद की कमी से ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की बुआई कम हुई। दुनिया के 1/3 खाद का निर्यात हॉर्मुज स्ट्रेट से होता है, अब वहां से खाद आनी बंद हो गई है। दुनिया का नए टेक्सटाइल हब बांग्लादेश में एयरपोर्ट पर कपड़ों का ढेर लग गया है। वहां एयर फ्यूल की कमी से फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं। दुबई और दोहा में कैंसर की दवाएं समय पर नहीं पहुंच पाएंगी क्योंकि वहां कार्गो हब में शटडाउन हो गया है। पेट्रोकेमिकल्स से बने ट्रैक सूट महंगे हो सकते हैं। पार्टियों के लिए गैस वाले गुब्बारे मिलना मुश्किल हो सकता है क्योंकि कतर से हीलियम गैस का एक्सपोर्ट रुक गया है। बहरीन और सऊदी अरब में फॉर्मूला 1 रेस रद्द कर दी गई है क्योंकि यहां मिसाइलें गिरने का खतरा है। अमेरिका में इन्फ्लेशन के डर से होम लोन महंगा हो गया है, जिससे घर खरीदना और महंगा हो गया है। और अगर यही हाल रहा तो चाइना में भी चीनी भी महंगी हो सकती है क्योंकि ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक है। अगर तेल के दाम बढ़े तो वहां के शुगर मिल्स चीनी बनाना छोड़कर बायोफ्यूल बनाने लगेंगे, जिससे चीनी की कमी हो जाएगी। तो भाई दुनिया में तबाही मच रखी है और यह वक्त है एकजुट होकर सिर्फ और सिर्फ भारतीय के तौर पर चलकर एक दूसरे की मदद करने का, इस संकट में एक दूसरे का साथ देने का। जहां कमी है सरकार से सवाल कीजिए, पूछिए, बताइए, हम लोग भी पहुंचाएंगे। इधर कमी है सर, ठीक कीजिए। ऑपोजिशन को भी इस वक्त देश के साथ खड़े होकर काम करना होगा, इस सब के लिए जरूरी है बॉस। खैर, पाठशाला में अब अगला चैप्टर। ईरान अमेरिका वॉर में ऐसा क्या होने वाला है कि दुबई अबू धाबी को लेकर घबरा गए लोग। शाहरुख खान से लेकर रोनाल्डो तक ने जिस दुबई में इन्वेस्ट किया, वहां युद्ध ने क्या हाल कर दिया। ईरान का ऐसा प्लान, क्या जल जाएगा खाड़ी का तेल, बूंद बूंद पानी को तरसेगा गल्फ, क्या होने वाला है अब इसका चैप्टर। ईरान युद्ध के बीच पूरी दुनिया में इस वक्त दुबई की बड़ी चर्चा हो रही। दुबई का क्या होगा, क्योंकि जिस दुबई को अभी तक जन्नत की तरह देखा जाता था, वहां ईरान की मिसाइल और ड्रोन्स ने महीने भर से कोहराम मचा रखा। जिस दुबई की दुनिया भर में चकाचौंध थी, वहां के शॉपिंग मॉल, एयरपोर्ट से लेकर रिहायशी बिल्डिंग्स पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक हो रहे हैं।
किसी को नहीं पता कि कब ईरान की मिसाइल किसकी जान ले लेगी। अच्छा, ऐसा नहीं कि पूरा दुबई तबाह हो गया। यूएई की सरकार अपने लोगों को बचाने के लिए जी जान से लगी हुई, लेकिन दुबई बिना किसी बात के, जैसे हम फंसे हैं वैसे वो भी फंसा हुआ है और इसको इंपैक्ट झेलना पड़ रहा है। पिछले एक हफ्ते में ईरान की तरफ से दनादन अटैक हुए हैं, जिसके बाद दुबई में एयर डिफेंस भी कई बार नाकाम साबित हो रहा है। दुबई के बारे में कहा जाता था कि ये सबसे सेफ है, जहां दुनिया के मशहूर हस्तियों के घर हैं, जहां दुनिया के सबसे अमीर लोगों ने निवेश कर रखा है। वो दुबई वॉर जोन में तब्दील हो जाएगा, किसी ने सोचा ही नहीं था। अमेरिका के एक्सपर्ट ने तो चेतावनी भी दे दी है कि अगर यूएई युद्ध में कूदा तो बर्बाद हो जाएगा। दुबई से लेकर अबू धाबी पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे, ये दुनिया भर के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान ने ऐसा प्लान तैयार किया है कि अगर यूएई ने कोई गलती की तो यूएई का तेल तो तबाह हो ही जाएगा, दुबई जैसे शहर में पीने के पानी के लिए कोहराम मच जाएगा। दुनिया भर के अरबपतियों का प्लेग्राउंड कहा जाने वाला दुबई कैसे मुसीबत में फंस गया है वो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक झलक देखिए। रेगिस्तान के बीच बसे शहर ने दुनिया को दिखा दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बल पर कैसे दुनिया में नंबर 1 शहर बना जा सकता है। दुबई को चकाचौंध के लिए जाना जाता है। यहाँ की लाइफस्टाइल, यहाँ का रहन सहन, लाइफस्टाइल और आलीशान बिल्डिंग दुनिया भर में मशहूर है। यही वजह है कि दुनिया भर के अमीर लोग और सेलिब्रिटीज ने यहाँ आशियाना बना रखा है। आप देखिए कि पहले दुबई कैसा दिखता था और अब क्या हाल हो गया है। पहले की सड़कों पर लग्जरी कारें दिखाई देती थी, अब कई सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। ईरान ने इतनी मिसाइलें मारी कि पूरा दुबई जो है ना वो घबराया हुआ है। यहाँ जो हालत है उसे देखने के बाद कोई भी यहाँ जो है वो घबराएगा ही। कहीं मिसाइल गिर रही है, कहीं ड्रोन अटैक हो रहा है। बुर्ज खलीफा के पास बुर्ज अरब होटल को भी ईरान ने निशाना बनाया था, जिसके बाद पाम जुमेरा आइलैंड पर भी हमले किए गए। यहाँ पर दुनिया की सबसे नामचीन हस्तियों के घर हैं। दुबई को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डिजाइन किया गया, ना कि मिलिट्री जोन के तौर पर। इसलिए जब ईरान ने दुबई पर हमले शुरू किए तो लोगों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। यूएई के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद से यूएई पर 2000 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल हमले हुए हैं, जिसमें से 1941 ड्रोन और 15 क्रूज मिसाइल और 425 बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया। सिर्फ एक दिन में 20 बैलिस्टिक मिसाइलों को और 37 ड्रोन को हवा में ही रोक दिया गया। ईरान के हमले में 8 आम नागरिक मारे गए हैं, जिनमें से एक दुबई का नागरिक था। इन हमलों से दुबई में ऊंची इमारतें, फेयरमोंट द पाम होटल और हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचा। किसी भी खाड़ी देश के मुकाबले यूएई को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। ईरान के हमलों ने यूएई और दुबई मॉडल को हिला के रख दिया। जिस सोच के साथ दुबई को डेवलप किया गया था, अब वो सोच डगमगा रही है कि दुबई को लेकर लोगों के मन में परसेप्शन क्या बदल जाएगा। अमेरिका चाहता है कि खाड़ी देश ईरान के खिलाफ हमलों में उसका साथ दें, लेकिन ऐसा करना यूएई के लिए कितना घातक हो सकता है, इसके बारे में मशहूर अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफरी सैक्स ने चेतावनी दी कि अगर यूएई जंग में शामिल होता है तो दुबई और अबू धाबी तबाह हो सकते हैं। ये तो रिजॉर्ट वाले इलाके हैं, ये पर्यटन स्थल है, ये कोई किलाबंद मिसाइल डिफेंस एरिया थोड़ी हैं। ये ऐसी जगह हैं जहां अमीर लोग पार्टियां करने और अपना पैसा लगाने आते हैं। यूएई ने खुद को फंसा लिया है और वो अपनी गलतियों को लगातार दोहराता जा रहा है। यानी एक ऐसा शहर दुबई या आप कहिए अबू धाबी या फिर पूरा यूएई, जहां दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने निवेश किया है, शाहरुख खान से लेकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और बड़े बड़े लोग, वो सारी जगह जो है अब संकट में घिरी। कई लोग तो सवाल उठा रहे हैं दुबई में क्या जो रियल स्टेट है उसकी कीमत गिरने वाली है या गिर गई है, क्या होगा आगे, भगवान जाने क्या होगा। और अब हमारा स्पेशल सेगमेंट, सोचा है कभी वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जला दे। देखिए, तौलिया तो सभी के घर में इस्तेमाल होता है, अलग अलग डिजाइन मटेरियल के तौलिए बाजार में मिलते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि तौलिए के निचले हिस्से में अलग तरह की मोटी पट्टियां क्यों बनी रहती हैं? दरअसल तौलिए का इतिहास 17वीं सदी में तुर्की से जुड़ा है, जहां इन्हें पेश्तमल कहा जाता है। तौलिया को गात्र मार्जनी भी कहते हैं, जिसका अर्थ शरीर को साफ करने वाला वस्त्र होता है। नहाने, हाथ धोने, चेहरे, रसोई, जिम या समुद्र तट के लिए अलग अलग प्रकार के तौलिए होते हैं। तौलिए के निचले हिस्से में बनी पट्टियों को डॉबी बॉर्डर कहते हैं। ये जो मोटी वाली पट्टी दिख रही है, डॉबी बॉर्डर, यह खास तरह का मजबूती से बुना डिजाइन होता है जो तौलिए को जल्दी खराब होने से बचाने के लिए होता है। डॉबी बॉर्डर तौलिए के लिए एक मजबूत फ्रेम की तरह काम करता है और ये किनारों को टूटने या उधड़ने से बचाता है। साथ ही ये पट्टियां तौलिए की पकड़ को मजबूत बनाती हैं और उसे आसानी से मोड़ने में भी मदद करती हैं। डॉबी बॉर्डर की बारीकी से बनी
लाइनें तौलिए के किनारों को साफ सुथरा और आकर्षक भी बनाती हैं। यानी ये मोटे तौर पर कोई डिजाइन नहीं है, ये तौलिए को मजबूती देने के लिए एक खास तरीके की व्यवस्था है। आज के लिए